अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या है। ऐसी फ़िज़िक्स को कहा जाता है जो कि डील करती है विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस के साथ जो डील करती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है। अब न्यूक्लियस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। न्यूक्लियस में तो हमारे पास, अगर हम एक एटम की बात करते हैं, तो हमारे पास जैसे कि एक एटम जो है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। शायद आपने देखा हो कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में पढ़ा हो, जो कि रदरफोर्ड ने आपको स्ट्रक्चर बताया था, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और ये बताया था कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो इन द सेंटर ऑफ द एटम मौजूद होता है। तो अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और वो हमें रदरफोर्ड ने बताया था, तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है, चूँकि आपको भी पता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो है एटम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करें, जिन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में बताया था और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि किस तरह से पता चला कि न्यूक्लियस मौजूद है। पहले तो हमारे पास इसी तरह से था कि यही सोचा जाता था कि एक जिस तरह से एक जेली है, और अगर आप एक जेली के ऊपर हल्की सी भी फोर्स लगाते हैं तो पूरी की पूरी जेली जो है वो आपको रिस्पॉन्स देती है। तो ये कहा गया कि हमारे पास उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। बट जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1911 में, तो उन्होंने ये बताया कि हम अगर एक लेड का कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर अगर हम कोई अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स रखते हैं, और यहाँ पे अगर कोई होल होता है और उसके सामने अगर हम एक गोल्ड फॉइल रखते हैं, गोल्ड फॉइल गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि गोल्ड फॉइल में हमारे पास थाउजेंड ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो चारों तरफ इसके लगा दी जाती है। और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या करती है कि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स आप फॉल करवाते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारी जो यहाँ पे जब आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो फॉल होंगे। और अल्फ़ा पार्टिकल ही हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी एलिमेंट्स हैं। हैवी आपके पास जो है वो मैसिव है, मोर मैसिव है, और हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, हैवियर हैं। इसी वजह से हम अल्फ़ा पार्टिकल को यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हम अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है वो फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, कुछ डायफ्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हमारे पास स्क्रीन पर फॉल करते हैं, वहाँ वहाँ पर वो स्क्रीन, जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, वो ब्राइट होती है। इसी वजह से इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहा जाता है। और होता क्या है कि आपके पास ये क्यों बिल्कुल रिफ्लेक्ट, और इसकी थ्योरी ये दी गई कि हमारे पास जब एटम का एक स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो चूंकि एटम के दरमियान में जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये कहा गया कि जब हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के साथ टकराता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल को हम हीलियम का एटम भी कहते हैं, जिसके ऊपर चार्ज 2 होता है और जिसका मास जो है वो 4 होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, और जब वो एटम के साथ गोल्ड फॉइल में जो मौजूद थाउजेंड ऑफ एटम्स हैं उनके साथ टकराता है, तो क्या होता है, चूँकि इस पूरे न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल जब आएगा, आके इसके साथ टकराएगा, तो आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और जो अल्फ़ा पार्टिकल आकर इसके साथ टकराएगा वो भी पॉजिटिव है, तो आपके पास कोलम्बियन रिपल्शन फोर्स होगी। मीन्स कि आपके पास पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल और पॉजिटिव जो चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर जो है वो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज।
ये भी आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद होता है। तो हमारे पास न्यूक्लियस चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल जब इसके साथ आके टकराता है तो वो आपके जब वो रिपल्शन फोर्स की वजह से वो क्या करता है, पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल अगर यहाँ से गुजर रहा है तो रिफ्रैक्ट हो जाता है, यहाँ से भी डायफ्रैक्ट होकर स्क्रीन पे आता है और जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, अगर अल्फ़ा पार्टिकल इधर से आता है तो वो स्ट्रेट गुजर जाता है और स्क्रीन पर फॉल कर जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं, इस तरह से हमें पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के दरमियान में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है और हमने कहा कि जी हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। फिर अगर हम न्यूक्लियस के रेडियस की बात करते हैं तो हम कहते हैं चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल को जब हम इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, एक न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है कि आपको अगर ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये आपके पास एक अल्फ़ा पार्टिकल है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर +2e जो है वो चार्ज होता है, क्योंकि आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है अगर आप देखें तो इस तरह से हीलियम का जो एटम होता है, हीलियम का जो एटम होता है उसमें आपके पास He4 और 2 होता है। इसका मतलब 4 का मतलब है एटॉमिक मास और मास जो होता है वो आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और 2 जो है वो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन जो है वो 2 हैं और न्यूट्रॉन भी 2 हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं इसकी। तो जब हम कहते हैं कि जी इतने ही नंबर, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहते हैं ये एक हीलियम का एटम है और हीलियम के एटम को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से रेडियो एक्टिविटी होती है और किस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एक हीलियम का एटम है। अब हम ये बात करते हैं कि जब अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि पॉजिटिव होता है और आपके पास न्यूक्लियस भी एक पॉजिटिव जो है वो चार्ज रखता है, तो हम कहते हैं कि जी न्यूक्लियस को हम कहते हैं Ze, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूक्लियस है। फिर हम कहते हैं कि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल आता है, जैसे यहाँ तक आता है तो इसके पास इस टाइम काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि जो कि ड्यू टू मोशन की वजह से होती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी होगी और अल्फ़ा पार्टिकल आएगा, काइनेटिक एनर्जी इस टाइम इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही वो मूव करता हुआ इस न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और जब वो इस पॉइंट पे करीब पहुंचेगा न्यूक्लियस के, तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। वो कैसे, कि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन। तो जैसे ही एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ से आएगा और इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और जैसे जैसे वो इसके करीब आता जाएगा, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और यहाँ पर पहुँच उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पे पार्टिकल स्टे करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ से न्यूक्लियस के दरमियान का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है D0। फिर हम कहते हैं कि चूँकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी एक पॉइंट पे आके, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी चूँकि ½ mv² है जो कि इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस टाइम पे होती है हमारे पास K, जो कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, और आपके पास ये जो है न्यूक्लियस का है Ze.2e, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर करके नेक्स्ट पेज पे लिखूं तो आपके पास इस तरह से होती है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चूँकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² इज इक्वल टू ये होती है जी KZe, जो कि आपके पास था न्यूक्लियस का चार्ज, डॉट आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल आया था, वो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ना जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, तो हम वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं। तो और साथ D0 जो कि मिनिमम डिस्टेंस था। अब हमने इस D0 को अगर फाइंड आउट करें तो D0 हमारे पास इस जगह आ जाता है
और हमारे पास यहाँ पे ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 KZE का स्क्वायर ओवर mv²। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो रेडियस होगा न्यूक्लियस का वो लेस देन इक्वल टू d0 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं जी, कि हमारे पास हम बेसिक्स को पढ़े हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्यों एलिमेंट्री पार्टिकल है? क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जो दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते, और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता। तो लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं। देखें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक वॉल है, और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये वॉल किस चीज़ से बनी है, आप कहेंगे जी ईंटों से बनी है, ब्रिक्स से बनी है। तो उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ ये ब्रिक्स किस से बनी है, तो आप कहेंगे कि ये सीमेंट से बनी है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि सीमेंट किस चीज़ से बना है, आप कहेंगे एटम से, एलिमेंट से। फिर मैं कहूँगी एलिमेंट्स किस चीज़ के, आप कहेंगे एटम्स। मैं कहती हूँ एटम्स किस चीज़ से मिलकर बने, आप कहेंगे उसके न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन से। मैं कहूँगी न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और जब मैं कहूँगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो आप कहेंगे क्वार्क से। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जो कि दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते। जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बनता, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे पास क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और जब हम क्वार्क की बात करते हैं तो क्वार्क हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्वार्क हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब अगर हम क्वार्क की बात करें तो क्वार्क हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास क्वार्क होते हैं जी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इसके अलावा चार्म, स्ट्रेंज, एंड देन डाउन अप एंड बॉटम। आप लिख दिया हुआ है हमारे पास टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। तो अगर हम क्वार्क की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बने हैं। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, जो हमारे पास प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, या हम अगर बात करते हैं कि अब हम प्रोटॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोटॉन हमारे पास 3 क्वार्क से मिलके बनता है। ठीक है जी। तो प्रोटॉन हमारे पास 3 क्वार्क से मिलके बनता है, जिसमें हमारे पास जो है वो आ जाते हैं जी 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क। और अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास 2/3 होता है, जबकि जो डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है वो -1/3 होता है। जबकि आपको ये पता होगा कि आपने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से ई की वैल्यू निकाली होगी, और ई की वैल्यू हमारे पास कुछ होती है आपके पास ई की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। सो हमारे पास प्रोटॉन जो है, अगर हम ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है। प्रोटॉन हमारे पास 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। और जबकि अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, अब अगर हम फाइंड आउट करें कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका क्या उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें कि हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है और किस तरह से चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे ये बात की कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हमारे पास 2 अप क्वार्क से मिलके बनता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से। अब अप क्वार्क जो कि हमारे पास होता है 2/3 राइट, और हमारे पास 2 अप क्वार्क हैं तो प्लस 2/3 और -1/3।
तो अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1 आता है। इसका मतलब ये है जो है वो आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम है। अब हम बात करते हैं जी न्यूट्रॉन की। हम कहते हैं जी कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास मिलकर बनता है 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से। और जब हम 2 डाउन क्वार्क की बात करते हैं तो 2 डाउन क्वार्क इसका मतलब है 1/3e माइनस 1/3e प्लस 2/3e। इट्स मीन minus and minus, this is minus 2/3e plus 2/3e, that means the neutron has 0 charge। तो हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चूँकि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो हमारे पास चार्ज होता है, तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसमें जो अप क्वार्क है और इसके अलावा हमारे पास जो चार्म क्वार्क है और जो इसके टॉप क्वार्क हैं, दे ऑल हैव 2/3e charge, and even the down quark, strange quark and bottom quark has 1/3e charge. So this is how we can calculate the charges of proton and neutron. So now we are going to move towards the spin. As you know कि हमारे पास जैसे कि एक सन है और सन के गिर्द जो है वो आपके पास अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो सन के गिर्द जो है वो हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। इसी तरह अर्थ जो है वो स्पिन भी करती है। अगर वो रिवॉल्व करी है सन के गिर्द तो वो स्पिन भी करती है। तो हम ये बात करते हैं कि जैसे कि अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, इसी तरह हमारे पास एक एटम है और उसके दरमियान में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है और ये हमारे पास जो है वो क्वार्क से मिलके बनते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके गिर्द वो स्पिन भी करते हैं और रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं। और आपको इस बात का पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्पिन कर रहे होते हैं, एवरीथिंग इज स्पिनिंग, तो ये भी स्पिन कर रहे होते हैं। और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन देखते हैं न्यूक्लियस को, स्पिन की बेसिस पे देखते हैं, तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं जिनमें हमारे पास फर्मियॉन्स आ जाते हैं और हमारे पास बोसॉन्स आ जाते हैं। अब फर्मियॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? फर्मियॉन्स हमारे पास उन स्पिन्स को कहा जाता है जिनमें स्पिन जो है वो हाफ स्पिन होती है, मीन्स आपके पास 1/2 स्पिन होती है, लाइक दिस। एंड बोसॉन की स्पिन उन पार्टिकल्स की को कहा जाता है जिनकी स्पिन 1 होती है, 1 स्पिन होती है। 1 स्पिन मीन्स 1/2 and -1/2, they have the spin like 1 spin, the integral spin you can say, 0 1 2 3 like photon. Okay, so this is how we can talk about the spin of these particles. And one thing more, कि जिस तरह से हमने ये बात की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि क्वार्क, ये दोनों पार्टिकल वो हैं जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं, लाइक क्वार्क से मिलके बनते हैं। क्वार्क इज़ एन एलिमेंट्री पार्टिकल क्योंकि क्वार्क किसी और चीज़ से मिलके नहीं बनता। तो ये दोनों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये क्वार्क से मिलके बनते हैं, तो क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल है। और ऐसे पार्टिकल्स जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं, इन पार्टिकल्स को कंपोजिट पार्टिकल्स कहा जाता है। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपोजिट पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स, ओके, राइट। सो
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट द न्यूक्लियर साइज़ के न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स कौन से होते हैं, उनकी स्पिन्स क्या होती हैं, और इस तरह से हम सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर का साइज़ कैसा होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, जैसे कि हमारे पास अगर एक न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि इसके अंदर इसका एटॉमिक मास कितना है। आपको इस चीज़ का पता है कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको हम चार्ज नंबर कहते हैं, चार्ज नंबर कह सकते हैं। और जो हमारे पास ए होता है जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, मतलब एक पूरे न्यूक्लियस का मास, एटॉमिक मास। अब ये जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास एटॉमिक मास है तो हम यही बात कहेंगे कि जो रेडियस होगा, इसका जो साइज़ होगा इस न्यूक्लियस का, वो डिपेंड कर रहा होगा उसके एटॉमिक मास में, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक मास के ऊपर कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपको इस चीज़ का पता है कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो हमारे पास उसका वॉल्यूम बता रहा है। जिस तरह एक न्यूक्लियस किस तरह से है, जैसे एक 3D बॉल होती है, ठीक है, एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक मास के। ठीक है, मतलब साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक मास के। तो हम ये बात कहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इस तरह से देखना है तो हमारे पास, अगर हम इन कांस्टेंट को हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है आर क्यूब, क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। हम कहते हैं आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब बोथ साइड्स पे अगर हम इनका 1/3 ले लें तो हम कहते हैं आर क्यूब 1/3 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1/3। और फिर हम इनको कह देते हैं कि ये इससे कट जाता है और r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/3 के। फिर हम कहते हैं जी डैट r इज़ इक्वल टू r नॉट, दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और a 1/3, एंड देन वी कैन से दैट r नॉट इज़ इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 मीटर, राइट। अच्छा जी, इसके बाद हम ये बात कहते हैं कि हम अब न्यूक्लियर साइज़ का हमें पता चल गया। अब हम आ जाते हैं जी कि न्यूक्लियर का डेंसिटी कितनी होती है, मतलब न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या होती है, कितना डेंस होता है न्यूक्लियस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम न्यूक्लियर की डेंसिटी फाइंड आउट करने लगे हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी, जब हम न्यूक्लियर की डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, न्यूक्लियर की डेंसिटी को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम ये बात कहेंगे कि ये डिपेंड करता है फर्मी मॉडल पे। और फर्मी मॉडल हमारे पास क्या है, फर्मियॉन्स के बारे में, मतलब जिनकी हाफ स्पिन होती है। और आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उनकी हमारे पास हाफ स्पिन होती है, प्रोटॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी, दोनों की हमारे पास हाफ स्पिन होती है। तो जब हम हाफ स्पिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास फर्मियॉन्स की बात करते हैं। तो फर्मी मॉडल हमारे पास क्या होता है, फर्मी मॉडल हमें क्या बताता है, तो फर्मी मॉडल हमें ये कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करते हैं। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली जो है वो इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास होल्ड करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि हमारे पास कोई भी दो से ज़्यादा या दो पार्टिकल जो हैं वो एक सेम एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि उनकी ऑपोजिट, उनकी जो स्पिन है, मतलब आप ये कह लें नो मोर देन 2 पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई सेम एनर्जी लेवल हैविंग ऑपोजिट स्पिन।
ठीक है। तो हम यही बात करते हैं कि हमारे पास जो दो पार्टिकल हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और इसके अंदर कौन सा एक ही प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो अगर बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर इकट्ठे हो जाएं तो इस न्यूक्लियस को तो ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, फट जाना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं फटता? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पॉलिक्सक्यूएन प्रिंसिपल भी होल्ड करता है कि हमारे पास एक ऑपोजिट स्पिन के जो दो पार्टिकल्स हैं वो एक ही सेम एनर्जी लेवल में नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव प्रोटॉन मौजूद है तो नेगेटिव प्रोटॉन भी मौजूद है, और उनकी स्पिन जो है, अगर हम हाफ स्पिन की बात करते हैं तो हो सकता है एक प्रोटॉन की अगर 1/2 है तो दूसरे प्रोटॉन की -1/2 हो, तो वो एक एनर्जी लेवल में नहीं हो सकते। ठीक है। तो फर्मी मॉडल जो है वो यहाँ पे हम लगाते हैं। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास, जैसे कि हमने न्यूक्लियर साइज़ निकाला है, हमें पता है कि न्यूक्लियर का साइज़ जो है, न्यूक्लियर का रेडियस कितना है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो कुछ इस तरह से होता है कि R = R0 A1/3, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है। फिर हम कहते हैं न्यूक्लियर जो डेंसिटी है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है ए के। रेडियस डिपेंड कर रहा होता है एटॉमिक मास पे, पर डेंसिटी एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसकी वजह भी मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रो आपके पास डेंसिटी होती है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो मास जो है वो आपके पास क्या है, एटॉमिक मास ए, और आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या है, 4/3πr³ राइट। अब आपके पास जब आप यहाँ पे r³ की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे तो कुछ ऐसे आपके पास बनेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि r जो है वो आपके पास इक्वल है R0 A1/3 के। देन आप कहते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर की डेंसिटी फाइंड आउट हम करने लगे हैं, तो वो है m/v। डेंसिटी अगर हम देखें, सिंपल डेंसिटी का फार्मूला। उसके बाद हम कहते हैं कि मास जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास है, न्यूक्लियर का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वॉल्यूम जो है वो स्फीयर है न्यूक्लियस, तो हमारे पास πr³ आ गया। r³ की वैल्यू, r की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इधर, तो हमारे पास आता है A/4/3π, और यहाँ पे हम कह देते हैं R0 A1/3 राइट। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे क्यूब भी आ गया। अब ये इसके साथ कट गया, हमारे पास आ जाता है ये a जो है ये इसके साथ कट गया, हमारे पास आता है 3/4πr0³ राइट। ये हमारे पास आती है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है एटॉमिक मास के। दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस।